your chapter Nationalism in India. India is already completed. So today I will start another chapter, that is nationalism in Europe. In the chapter nationalism in Europe, at first we must know about nation state and modern state. We must know the difference between nation state and that modern state. So you can tell that a modern state, it is a state in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory, and it had been developing over a long period of time in Europe. That means modern state, that means you can tell that centralized authority. Centralized authority. मॉडर्न स्टेट मीन्स सेंट्रलाइज्ड ऑथोरिटी का इसका मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इसमें पावरफुल होता है. अभी जो भी स्टेट्स हैं उसको ये बोला जा सकता है कि अभी जो भी स्टेट्स हैं वो मॉडर्न स्टेट्स हैं. तो मॉडर्न स्टेट that means in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory. एक जो सेंट्रलाइज्ड पावर होता है, एक जो गवर्नमेंट होती है, वो सेंट्रलाइज मतलब वो बहुत ज़्यादा केंद्रीयकृत, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और एक डिफाइंड टेरिटरी पे रूल करती है. डिफाइंड टेरिटरी जैसे हम लोग का मैप, और तो मैप को देखने से ही पता चल जाता है कि इंडिया, और तो जो इंडिया है उसके ऊपर एक जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, वो इसके ऊपर रूल करती है और वो बहुत ही पावरफुल होती है. अब आइए नेशन स्टेट. तो नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स came to develop a sense of common identity and shared history or descent. A nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. मतलब इसमें क्या होता है नेशन स्टेट में? एक होता है कॉमन आइडेंटिटी, मतलब सबकी एक ही पहचान होती है. इसके अलावा जो सिटीजन्स हैं, जो सिटीजन्स एंड रूलर्स, जो सिटीजन्स हैं, रूलर्स हैं, उनको मिलाकर कॉमन आइडेंटिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल आपको बताएंगे, ऐसे आप नहीं समझ पाइएगा. जैसे सिटीजन्स और जो रूलर्स हो गए. फॉर एग्जांपल अगर नेशन स्टेट को फॉर्म करने के लिए कोई एक फैक्टर होना चाहिए जिसके बल पे एक स्टेट का फॉर्मेशन या एक नेशन का फॉर्मेशन हो सकता है. चाहे वो एक लैंग्वेज के आधार पे हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि एक लैंग्वेज हो, एक लैंग्वेज के आधार पे भी कॉमन आइडेंटिटी हो सकता है. रूलर का भी लैंग्वेज वही होगा, सिटीजन्स का भी लैंग्वेज वही होगा. इसके आधार पे कॉमन आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होता है. या फिर रिलीजियन हो सकता है. रिलीजियन के आधार पर भी एक कॉमन आइडेंटिटी, रूलर का जो रिलीजियन होगा, सिटीजन्स का भी वही रिलीजियन होगा, और उस आधार पे कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होता है. उस आधार पे भी नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो सकता है. एक हिस्ट्री हो सकता है, उनका जो इतिहास हो सकता है, रूलर्स का, सिटीजन्स का, वो एक हो सकता है. एक उनका डिसेंट होता है,
डिसेंट हो सकता है। तो कोई एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए जिसके आधार पे नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। जब तक कोई एक कॉमन फैक्टर ना हो, जब तक कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं हो, तब तक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो पाना संभव नहीं है। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि जो यूरोप है उस वहाँ पे नेशनलिज्म का शुरुआत कैसे हुआ, उसके बाद कैसे नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम लोगों को जानना है एक आर्टिस्ट के बारे में। एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फ्रेडरिक सोरियो। जो फ्रेडरिक सोरियो थे, ये रहने वाले थे कहाँ के? फ्रांस के, मतलब वो एक फ्रेंच थे। और 1848 में एक ये पिक्चर बना, मतलब एक प्रिंट भी बोला जा सकता है पिक्चर को। 1848 में एक ये प्रिंट बना, 1848 में एक ये पिक्चर बना है। उस पिक्चर में क्या था थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। तो इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. In this print, you can recognize the torch of enlightenment. She bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolute institutions. In Sorio's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costumes. Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. तो वो जो फर्स्ट है उसमें एक चित्र दिया गया है, एक प्रिंट दिया गया है जिसको कि आप देख सकते हैं। देखिए ये जो पिक्चर है उसमें यहाँ पर आप देखिएगा एक पिक्चर है, और तो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसके एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है और दूसरे हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, मशाल। और उसके नीचे देखिएगा एक बहुत लंबा एक लाइन लगा हुआ है, देखिए A long train of men and women of different nations और different countries, काफ़ी लंबा लाइन है। इसमें अलग अलग लोग अलग अलग कस्ट्यूम्स में हैं, मतलब अलग अलग उनका ड्रेसेस है। और उसके साथ में दिखाई देगा कि फ्लैग्स, बहुत सारे कंट्रीज़ का आपको फ्लैग्स दिखाई देगा। और सब के सब आ रहे हैं यहाँ पे और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नमन कर रहे हैं और इसके साथ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से देखिएगा बहुत सारे जो एंजल्स है, भगवान जिसको बोल सकते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये सब आपको दिखाई देगी, इन सब की वंदना कर रहे हैं वो। और नीचे में देखिए कूड़ा कचरा बहुत सारा पड़ा हुआ है, कूड़ा कचरा है ये। और तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये देखिए बहुत लंबा एक लाइन है जिसमें बहुत सारे जैसे लोग हैं, मेन एंड वुमेन हैं। इसके अलावा अलग अलग ये सब ड्रेसेस में है ताकि पहचान सके कि ये दूसरे दूसरे देश को सिम्बोलाइज कर रहे हैं। अलग अलग इसमें फ्लैग्स है, नीचे में कूड़ा कचरा है, ये सब पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब है कि स्वतंत्रता की देवी। इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो अलग अलग कस्ट्यूम्स में, अलग अलग ड्रेसेस में, अलग अलग फ्लैग्स को लेकर जा रहे हैं। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जितना पास पहुंच रहा है, इसका मतलब है
कि वो एज ए नेशन स्टेट फॉर्म हो चुका है, और जो उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से जितना दूर है वो नेशन स्टेट बनने से उतना ही दूर है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें जर्मनी को, इटली को दिखाया गया है अलग अलग फ्लैग्स के साथ। जर्मनी, इटली एंड अदर कंट्रीज, दे हैव देयर नेशनल फ्लैग्स, उनका अपना ये फ्लैग्स इसमें दिखाया गया है। बस लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये पिक्चर बनाया गया, दिस पिक्चर वाज, और दिस प्रिंट वाज, इट वाज फॉर्म्ड इन 1848 बाय फ्रेडरिक सोरियो, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इटली एंड जर्मनी were not a nation state. Italy and Germany were divided into different parts. They were not a nation state or modern. इटली और जर्मनी नाम का कोई कंट्री उस समय था ही नहीं। जबकि ये जो पिक्चर है, ये जो प्रिंट है, इसमें फ्रेडरिक सोरियो showed Germany and Italy as an independent nation state. मतलब इसका मतलब यही है कि जो भी उस समय आर्टिस्ट थे, जो पोएट्स थे, वो लोगों को जो कि दूसरे कंट्रीज के कब्जे में थे, मॉडर्न स्टेट के कब्जे में थे, उनको नेशनलिज्म, उनके अंदर नेशनलिज्म क्रिएट करके एक अलग नेशन स्टेट को फॉर्म करवाना चाहते थे। लोगों को उनका आइडेंटिटी बताया जा रहा था पिक्चर्स के द्वारा, प्रिंट्स के द्वारा, ड्राइंग्स के द्वारा, कि आपका अपना एक अलग आइडेंटिटी है। मतलब आप मॉडर्न स्टेट के अगेंस्ट में रिवोल्ट कीजिए और अपना एक अलग नेशन स्टेट क्रिएट कीजिए। तो जो नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है, उसमें अलग अलग नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में ही हम लोगों को जानना है, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये है इंट्रोडक्शन आपका। इस टॉपिक का चैप्टर टफ है, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, हम समझा दें, उसके बाद बुक को फिर से आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो जो इंट्रोडक्शन में है, इसमें से 2 क्वेश्चंस आता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, write about the print made by French artist in 1848। ये जो है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, राइट अबाउट द प्रिंट मेड बाय फ्रेंच आर्टिस्ट इन 1848। यू विल गेट आंसर इन पेज नंबर 3। उसमें एक ही पैराग्राफ है, इसलिए पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोग को लिखना है जैसे इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics। और जो सबसे जो फर्स्ट प्रिंट था, उसी के बारे में बुक में दिया गया है। The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. Artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. So, that female figure, that means a Statue of Liberty, in it one hand there was torch of enlightenment, she bears in one hand, and charter of rights of man in the other. On the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of symbols of absolute institutions. In Sorio's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national customs। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें है write about
स्टेट एंड नेशन स्टेट। तो इसमें जो है यू विल गेट आंसर इन पेज नंबर 4, that is पेज नंबर 4 सेकेंड पैरा। पेज नंबर जो 4 है सेकेंड पैरा में है, इसका आंसर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आप लोग को आंसर में सबसे पहले लिखना है मॉडर्न स्टेट के बारे में। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट वाज दैट मीन्स मॉडर्न स्टेट मीन्स in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory। बस इतना ही लिखना है। और जो नेशन स्टेट है उसमें लिखना है नेशन स्टेट was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। इतना लिख दीजिएगा तो इसमें काम आपका चल जाएगा। नाउ टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक फर्स्ट को आज स्टार्ट कर दिया जाए। French Revolution and the French Revolution and the idea of nation। The French Revolution and the idea of nation, that means what was the contribution of French Revolution in creating the idea of nation or nationalism in Europe। क्या कंट्रीब्यूशन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का यूरोप में आइडिया ऑफ नेशन को डेवलप करने में, जो नेशनलिज्म है उस भावना को क्रिएट करने में क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो सबसे फर्स्ट, the first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। That means in 1789, after French Revolution, the idea of nationalism was clearly expressed। मतलब 1789 से पहले भी नेशनलिज्म था, लेकिन फर्स्ट टाइम में क्लियरली एक्सप्रेस किया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही, जो क्लियरली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय ही उसको जैसे क्लियरली एक्सप्रेस किया गया। It was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। That means for the first time the nationalism was clearly expressed during French Revolution of 1789। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय ही ये पहली बार क्लियरली एक्सप्रेस किया गया नेशनलिज्म को। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देयर वाज पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुआ। जैसे आप सब लोग जानते हैं, क्लास 9 में भी समझाए हैं कि द पावर शिफ्टेड इनटू द हैंड्स ऑफ नेशनल असेंबली। जो राजा था, जो लुइस 16 था, उसके हाथ से पावर्स को छीन लिया गया
and power came into the hands of National Assembly. Power came into the hands of National Assembly. नेशनल असेंबली के हाथ में जो पहली बार पावर्स है वो आ गया। अब राजा के हाथ में पावर्स नहीं रहा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पहली बार, या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय पहली बार नेशनलिज्म को क्लियरली एक्सप्रेस किया गया। और जो भी अगला क्लास होगा आगे का समझाएंगे। चलिए, थैंक यू।